To Campbio classes again, and this is our 22nd number lecture where we will discuss about stereoisomerism. So what is stereo mean and what is isomerism? Iso means same and mer means units and ism is for process, and stereo means space. So, what is stereoisomerism? It is basically a phenomenon or a process phenomenon when the two compounds possess same molecular formula, same structural formula, but the two compounds has different spatial arrangement, that is the arrangement in space or in three-dimensional. So with same molecular formula, same structural formula, but different spatial arrangement. So basically in stereoisomerism types, stereoisomerism is of two types. One is conformational and second is geometrical. Today we will discuss about conformational isomerism. Conformational isomerism is basically characteristics of alkenes, that is the carbon having single bond only. For example, ethane, propane, butane, etc. Not methane, because methane have only not methane because methane have only one carbon. And here second characteristic is free rotation around single bond, because due to double bond there may be restriction. Due to double bond this rotation of the bond will be restricted. That's why we recommend CC, single bond, for conformational isomerism. So this is ethane, structure of ethane. Basically what is ethane? Ethane is CH3 and CH3. This is ethane. According to stereoisomerism, this is the below is the structural stereoisomer of ethane. So I am circling the carbon. Let's see this carbon. I am circling this orange, and similarly here in the second, this is the carbon, and the red is the second number of carbon. This is the second number of carbon. So you can differentiate easily. ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं बात करूँ, फ्रंट वाला जो कार्बन है ये आपको दिख रहा है और ये पीछे वाला आपको कार्बन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ग्रीन कलर से लिख देती हूँ, ये लो कार्बन है, ये भी कार्बन है हमारे पास। अब दोनों स्ट्रक्चर्स में फ़र्क क्या है? दोनों स्ट्रक्चर्स में आप अगर देखोगे तो मैं आपको ब्लू कलर से दिखाती हूँ। अगर मैं फ्रंट वाले की बात करूँ तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये हमारे पास वन ऑफ द हाइड्रोजन है, ये इसकी सेकंड हाइड्रोजन है और ये इसकी थर्ड हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन है। सिमिलरली इस ऑरेंज ये 3 हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है। आप देखो कि दोनों की पोजीशन डिफरेंट है, दोनों की ही पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, ये CH3 तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आप ये देखोगे कि ये इन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है।
ठीक है, मतलब ये कार्बन डार्क ब्लू, ये मैंने आपको शो कर दिया, ये बॉन्ड्स हैं कुछ। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, डैट मीन्स इनके बीच का ये बॉन्ड है। अब अगर सेकंड नंबर कार्बन की मैं बात करूं, सिमिलरली अगर मैं कोई और कलर लेके चलूं, लेट्स से येलो। ठीक है, अगर ये CH3, ये मैंने येलो कर दिया, दिस वन इज येलो, ये मैंने यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा, और मैं यहाँ पर आपको दूसरे कलर से ये दिखा देती हूँ कि ये इनकी इसके बीच का बॉन्ड है। ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो, ये है हमारी एक्लिप्स फॉर्म और ये है स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म में आप क्या देखोगे कि ऊपर ये ये डार्क ग्रीन से शो करती हूँ, ये जो ऊपर वाले हाइड्रोजन है ये आपको बिल्कुल एक के पीछे एक नज़र आता है। मतलब अगर मैं इस कार्ब हाइड्रोजन की बात करूँ, इसके बिल्कुल पीछे ये नज़र आता है। अगर मैं इस साइड, ये मेरी आई है, अगर मैं इस साइड से देखूँ, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इधर से देख रही हूँ तो मेरे को क्या नज़र आएगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसके सामने कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट वाले इक्लिप्स पे आ जाऊँ, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आमने सामने हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन इस स्टैगर्ड फॉर्म की बात करूँ, तो आप देखोगे कि अगर ये ऐसे शो हो रहा है, तो ये अगर ये यहाँ पर उल्टा वाई हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए आपको सीधा वाई नज़र आएगा। इधर आप देखोगे इक्लिप्स में आपको उल्टा वाई, और ये भी आपको उल्टा वाई शो हो रहा है। ठीक है, आपको इथेन एक और स्ट्रक्चर से मैं शो करती हूँ। देखिए, ये इथेन ही है, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, इसके ये अगर यहाँ पर दो हैं, अगर यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर एक है। ठीक है, और अगर इधर एक है तो इधर दो हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस वाले में ये वाई, और यहाँ पर ये उल्टा वाई, और इधर देखो आप सीधा वाई, और ये भी हमारे पास सीधा वाई। और अगर मैं इधर से देखूं तो आप देखो कि इधर ऐसे आपको कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, पीछे वाले कहीं छिप गए होंगे इसी के पीछे। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो आप देखो कि अगर मैं इस वाले की, ये है पीछे वाला, ये है आगे वाला, तो आप ये देखिए कि ये स्ट्रक्चर तो नज़र आए आगे वाले के। ठीक है, पीछे वाले का स्ट्रक्चर, ये देखिए ये पीछे वाले का आपको ये नज़र आ गया। ठीक है, तो और ये चीज़ क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एज इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर क्या होता है, ये आई का मतलब क्या होता है कि अगर इन्वर्जन सेंटर, आई का मतलब क्या है, जैसे ये अगर मैं इसकी ऑपोजिट साइड जाऊं तो मेरे को सेम दिखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रब कर दूं, इन्वर्जन सेंटर अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ से सॉरी अगर मैं इस सेंटर में से जाऊंगी तो मेरे को सेम नज़र आएगा। सिमिलरली अगर मैं सेंटर में से जाऊंगी, अगर मैं सेंटर में से जाऊंगी तो मुझे सेम नज़र आएगा। अगर मैं इस सेंटर में से जाऊंगी तो मुझे सेम हाइड्रोजन नज़र आएगा। तो सेम चीज़ जब आपको नज़र आती है उल्टी साइड जाने पे, रिवर्स साइड जाने में, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन सेंटर। तो इथेन के अंदर कोई इन्वर्जन सेंटर नहीं होता, नो इन्वर्जन सेंटर। So this is the third structure, this is the staggered form and this is the eclipsed form. eclipsed form में अगर आप देखो तो ये फर्स्ट यहाँ पर एक कार्बन है, तो ये कार्बन है, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाले, ये बड़े वाला क्या है, एक और कार्बन है, पीछे वाला हमें बड़ा नज़र आ रहा है शो करने में।
तो इसके जस्ट इस अब मैं सेकंड को ऑरेंज से दिखाती हूँ। अब ये बिल्कुल ये हाइड्रोजन बिल्कुल इससे पीछे है, तो छिप जाता है, इसलिए हम हल्का सा साइड पे ऐसे मार्क कर देते हैं। इसका मतलब यही है कि ये दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। लेकिन अगर मैं इधर बात करूँ, ये देखिए एक हाइड्रोजन इधर है और पीछे वाले का, ये पीछे वाला अगर है तो इसका हाइड्रोजन देखिए यहाँ है। ठीक है, तो और ये सेम आप यहाँ पर सबके अंदर ये शो देख सकते हैं। ये आप मार्क कर लिए, अलग अलग से कर लो। ये लो, ये एक हाइड्रोजन एक कार्बन के और ये पीछे वाले कार्बन के। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ डिफरेंसेस बिटवीन, अगर मैं बात करूँ डिफरेंस बिटवीन इथेन एंड एक्लिप्स्ड इथेन एंड स्टैगर्ड इथेन, अगर मैं इनके डिफरेंस के बारे में बात करूं तो आप ये देखोगे कि मैं आपको रेड से दिखा देती हूँ। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है आप देखो, ये ज़ीरो एंगल है, 0 डिग्री, क्योंकि एक के पीछे एक है, ये छिपे हुए हैं, एच एच दोनों एक के पीछे एक हैं, तो ये 0 डिग्री एंगल है। लेकिन अगर आप ये एंगल देखोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये एंगल है क्या, नॉर्मली हम एंगल क्या देखते हैं, नॉर्मली हम, अगर मैं दूसरे से दिखाऊं, नॉर्मली हम ये एंगल देखते हैं, जो एक ही कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड लगे होते हैं। मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ, जैसे अगर मान लो ये कार्बन है, ठीक है, इनके बीच के हम एंगल को देखते हैं। अब ये कौन सा एंगल है, ये बेसिकली मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये मेरे पास क्या है, एक एक्लिप्स्ड इथेन मैंने बना दिया, एक्लिप्स्ड इथेन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या देख रहे हो कि मैंने एंगल कौन सा लिया, मैंने इधर से देखने में मैंने कहा क्या, इसके बीच का एंगल ले लिया। डैट मीन्स एंगल बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स is 0 in eclipsed ethane. एंगल बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन पे लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन पे लगा, ये आपस में कोई किसी भी तरह का इनमें कोई बॉन्ड नहीं है, इनमें कोई बॉन्ड नहीं है, बल्कि इनके कार्बन जो हैं आपस में ये आपस में ज्वाइंटेड है। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन आपस में किसी भी तरह का इनमें कोई बॉन्ड नहीं है। सो इनके बीच का जो ये एंगल है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल, so basically dihedral angle is the angle between two non-bonding hydrogen atoms is dihedral angle, and here is 0 degree in case of eclipsed ethane, and in case of staggered ethane it is 60 degree. Okay, and here see, the two hydrogens are quite close here, they are fine, they are maximum apart. So eclipsed ethane and here is staggered ethane. Basically eclipsed ethane has dihedral angle of 0 degree and here dihedral angle is 60 degree. Here two hydrogens are quite close to each other, काफ़ी एक दूसरे के पास है, बट यहाँ क्या है, टू हाइड्रोजन्स आर मैक्सिमम अपार्ट, एंड eclipsed form is least stable conformation and this is the most stable conformation. Basically the energy difference between them, E del E मतलब
energy difference is 12.5 kilojoule per mole. That means staggered form is 12.5 kilojoule more stronger than eclipsed form. Got it? One more thing. This is our eclipsed form, and this is our staggered फॉर्म. ठीक है, ये हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म है. आप ये देखो, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इन बिटवीन भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे. इन बिटवीन स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? देखिए, अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्लिप्स जो फॉर्म है, आप इसको 30 डिग्री मूव कर दीजिए. अगर आप 30 डिग्री मूव करेंगे तो ये कुछ यहाँ आएगा. ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन कुछ यहाँ आएगा, और इधर जो इधर था वो कहाँ, वो कुछ यहाँ आ जाएगा. सिमिलरली ऐसे कुछ हो जाएगा. फिर उसके बाद अगर मैं इसको 30 डिग्री रोटेट करती हूँ, फिर मैं 30 डिग्री रोटेट करती हूँ तो क्या होगा, फिर बेसिकली हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं मार्क करूँ 1H एंड दिस इज़ द H, ये एक ऑरेंज में रहने देती हूँ और एक को लाइट ग्रीन में कर देती हूँ. लो जी, ठीक है. अब आप देखो कि ये हाइड्रोजन मूव हुआ था, यहाँ पर ये हाइड्रोजन मूव हुआ. ठीक है, और ये हाइड्रोजन इधर मूव हो गया. ठीक, अब आप ये देखो कि ये हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म और ये हमारे पास इक्लिप्स फॉर्म. तो इन बिटवीन जितनी भी फॉर्म्स आएंगी उनको हम स्क्यू या फिर गॉश फॉर्म्स बोलते हैं. ठीक है, और भी कई सारी आते हैं स्ट्रक्चर्स. अब देखो, इन बिटवीन जितनी भी फॉर्म्स आएंगी, अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो एक आई है, और कितनी आएंगी? तो आप देखो, अगर मैं 30 डिग्री मूव कर दूँ तो 30 डिग्री मूव करने पे आपको क्या दिखेगा, ये कुछ ऐसा लिया मैंने. अब आप देखो, मैं मार्क करती हूँ कुछ, सॉरी, ये मैं अब यहाँ पर आपको ये, ठीक है. अब क्या है, 30 डिग्री मूव करने पर सॉरी, मैं यहाँ पर 60 डिग्री ही मूव करती हूँ, आपको 60 डिग्री दिखाती हूँ. तो 60 डिग्री मूव करने पर फिर से ऐसा कुछ आ जाएगा, एक्लिप्स फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ तक पहुँच जाएगा. तो आप क्या देखते हो कि एक एच तो यहाँ था और एक एच कब यहाँ आ जाएगा. ठीक है, और ऑरेंज वाला क्या था, यहाँ था और यहाँ पहुँच गया. लाइट ग्रीन वाला क्या है, यहाँ और यहाँ. अब आप देखो, यहाँ देखिए, बिल्कुल एक के पीछे एक डिफरेंट हाइड्रोजन, बट डिफरेंट वाले आ गए, इधर डिफरेंट आ गए, इधर डिफरेंट आ गए. तो जो फुली स्टैगर्ड ये जो फॉर्म थी, ये फुली स्टैगर्ड थी बेटा. और ये हमारे पास क्या थी, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म. ये भी हमारे पास एक्लिप्स्ड है, बट ये फुली नहीं है. ठीक है, तो ऐसी अगर मैं फिर से 60 डिग्री की रोटेशन करवाऊँ तो आप क्या देखोगे कि ये देखिए, ये हाइड्रोजन आ गया. ठीक है, ये यहाँ पर ग्रीन वाला और यहाँ ऑरेंज वाला. ठीक है, मैंने 60 की करवाई. अब ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा आएगा, तो ग्रीन वाला अब यहाँ आ जाएगा, और लाइट ग्रीन वाला कुछ यहाँ आ जाएगा, और ऑरेंज वाला हमारे पास इधर आ जाएगा. ठीक है, अब आप देखिए कि आमने सामने ये और ये बिल्कुल, ये फुली नहीं था बेटा, ये स्टैगर्ड था बेसिकली. अब आमने सामने क्या है, बिल्कुल सेम आगे. तो ये हमारे पास जो है वो फुली स्टैगर्ड हम इसको मानेंगे. ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए, तो अगर मैं इनका एनर्जी ग्राफ कुछ बना दूँ, ये है मेरे पास एनर्जी.
ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर एंगल लिख दूँ 0 डिग्री, 0 डिग्री मैं यहाँ पर एक बना भी देती हूँ आपको, एक्लिप्स्ड फॉर्म, दिस वन इज़ द एक्लिप्स्ड फॉर्म, this one is the eclipsed, and here is the staggered form। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो आप क्या देखो, 0 डिग्री पे मैंने क्या बोला, 0 डिग्री पे हमारा कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, यहाँ पर जो हमारा 60 डिग्री पे आ गया, ठीक है। ये मेरे पास 120, 180, 240, 300 एंड 360, तो बेसिकली 60 डिग्री का मैंने डिफरेंस लिया। तो जैसे ही आप 60 डिग्री पे डिफरेंस पे चलते हो तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, ये देखिए ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। अभी मैं बताती हूँ कि क्या है इसका सिस्टम। ठीक है। तो अगर आप ये देखिए, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या शो करता है कि फुली एक्लिप्स्ड है। ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखा रही थी कि जब मैंने आपको ये दिखाया था यहाँ पर स्ट्रक्चर, अगर मैं ब्लू से शो करूँ, मैंने आपको दिखाया था, ये देखो ये हाइड्रोजन फुली एक्लिप्स्ड है। ठीक है। यहाँ पर भी एक्लिप्स्ड है लेकिन डिफरेंट हाइड्रोजन है, लेकिन है तो हाइड्रोजन, तो एक्लिप्स्ड फॉर्म तो रहेगी। लेकिन जैसे अगर हम बात करिए, इथेन था, इथेन की जगह अगर प्रोपेन आ जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रोपेन में यहाँ CH3 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा, उसके इसके अंदर डिफरेंट आ जाएंगे। जैसे ये अगर CH3 यहाँ है तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, तो उससे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, वो एक्लिप्स नहीं होगा, वो कोई और स्ट्रक्चर बनेगा। तो इथेन के केस में बहुत ही सिंपल जाता है, या तो इक्लिप्स्ड फॉर्म आती है या स्टैगर्ड फॉर्म आती है, ड्यू टू ऑल हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, कोई एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, स्टैगर्ड फॉर्म आएगी, और इधर ऊपर सारी क्या आएंगी हमारे पास, एक्लिप्स्ड आएंगी, इक्लिप्स्ड इक्लिप्स्ड, और यहाँ पर स्टैगर्ड और स्टैगर्ड। तो हर 60 डिग्री के मतलब 60 डिग्री के एंगल के बाद एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो स्टैगर्ड में चेंज हो जाती है। ठीक है। और दोनों की एनर्जी जो डिफरेंस था वो कितना था, 12.5 किलो जूल पर मोल। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पर इक्लिप्स की एनर्जी ऊपर ज़्यादा है, लेकिन आपने बोला है, मैंने क्या बोला है कि लीस्ट स्टेबल है। ठीक है। अब देखो, जो जितना ज़्यादा जिसकी एनर्जी होती है, मैं आपको बता दूँ, मोर एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, और हाइपर एक्टिव इंसान हमेशा क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, वो हमेशा स्टेबल नहीं रह पाता। लेकिन जिसकी लेस एनर्जी होती है, लेस एनर्जी का मतलब वो मतलब लेस मूवमेंट करेगा, लेस एक्टिव है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी एक जगह पर रहने की। एंड डेल्टा E इज इक्वल्स टू 12.5 किलो जूल per mole. So I'm writing it again by, because this energy is large enough to retain the identity of the two forms. Which two forms? Basically ethane or eclipsed ethane और स्टैगर्ड इथेन, इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या है, 12.5 किलो जूल पर मोल। बट ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये इंडिपेंडेंटली ये दो फॉर्म अलग अलग रहती हैं। कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी होती तो मतलब ये इतनी एनर्जी है कि ये अलग दिखेगा आपको, ये अलग दिखेगा, क्योंकि 12.5 किलो जूल अगर एनर्जी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तब जाकर स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि नॉट इनफ इतनी भी नहीं है, सो एज टू स्टॉप फ्री इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज
टू फॉर्म्स। तो कहने का मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि इनकी इंटर कन्वर्जन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये कि ये दो स्ट्रक्चर्स इक्लिप्स और स्टैगर्ड आपको अलग से डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे, कंप्लीटली दिखेंगे, अच्छे से शो होंगे दोनों स्ट्रक्चर्स। बट ये इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं कहूँगी इथेन एक बार बन गया तो वो बना रहेगा, नहीं। इथेन से कभी भी वो स्टैगर्ड बन सकता है, इथेन से स्टैगर्ड, फिर स्टैगर्ड से इथेन, तो ये कन्वर्जन चलता रहेगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो एनर्जी है दैट इज़ 12.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये कैसे ऑब्टेन होगी, ये इथेन, क्योंकि इथेन अगर स्टैगर्ड में चेंज होगा, स्टैगर्ड अगर इथेन में चेंज हो रहा है, तो ये ऑब्टेन होती है कहाँ से, फ्रॉम मॉलिक्यूलर कोलिजन्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स में आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कोलिजन होता है और एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था स्टैगर्ड इक्लिप्स से स्टैगर्ड बनते वक्त और स्टैगर्ड से इक्लिप्स बनते वक्त इन बिटवीन जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम स्क्यू फॉर्म्स या फिर गॉश फॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो मैं आपको ये ये 3 तरह से आप शो कर सकते हो, या तो आप एक्लिप्स्ड फॉर्म कुछ ऐसे शो कर दो, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। या आप ऐसे शो कर दो, ये लो, ये मैंने स्टैगर्ड फॉर्म आपको शो कर दी, ठीक है। या आप कुछ ऐसे शो कर सकते हो सिंपल वाई, जैसे अगर आप दोनों वाई सेम डायरेक्शन में लोगे, ठीक है, तो इक्लिप्स है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आप ले लेते हो तो एक स्टैगर्ड आ गया। तो यहाँ से आप किसी भी तरीके से आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है प्रोपेन की। तो प्रोपेन के अंदर बेसिकली क्या होता है, CH3 CH2 CH3 होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये आप कहोगे प्रोपेन, ये ऐसे है। बेसिकली हम इस बॉन्ड के बीच का देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऑरेंज दिखाती हूँ, ये हाइड्रोजन है और ये वाला मेरे पास लाइट ग्रीन है, तो मैंने ये लाइट ग्रीन यहाँ लिखा, ठीक है। ये ऑरेंज है, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप बाकी हाइड्रोजन 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 ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 60 डिग्री की रोटेशन करूं तो आप क्या देखो, अब मैं आपको कोई लाइट ग्रीन ऑरेंज नहीं दिखाऊंगी, आपको पता लग गई क्या, ये CH3, ये ऑटोमेटिकली यहाँ हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास इक्लिप्स जो फॉर्म है और ये हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की अगर आप देखो एनर्जी का जो डिफरेंस है, डेल्टा ई जो है वो हमारे पास है 13.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। पहले जो इथेन के अंदर था वो 12.5 था, और अब इसको आप दूसरी फॉर्म्स में भी शो कर सकते हो। ये देखिए मैंने कुछ ये आपको ऐसे शो कर दिया, ये CH3 H H H H H, और इसको भी आप ऐसे शो कर सकते हो, ठीक है, H H H, और यहाँ पर CH3 H और H, ठीक है। तो आप वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब ऐसे ही आप हम क्या करेंगे, एन ब्यूटेन के बारे में भी करते हैं। एन ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो बेसिकली दिस बॉन्ड हम देखेंगे, इस बॉन्ड के बारे में देखेंगे। तो इस बॉन्ड के बारे में अगर देखोगे तो आप क्या है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया कुछ, ठीक है। ये मेरे पास CH3 आ गया, तो सिमिलरली ये CH3 जाएगा, और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर मैं इसमें 60 डिग्री की रोटेशन करूँ, ये आपको एक्लिप्स्ड मिल गया। तो सेम आपने जैसे पहले किया, ये CH3 आ जाएगा, ये CH3, ये H H H और H, ठीक है। आप देख भी लो, अगर ये क्या था, ये एक्लिप्स्ड था हमारे पास, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड था बेसिकली। अब ये देखो, ये सेम सेम एक तरफ, सेम सेम एक तरफ, सेम सेम एक तरफ, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास ये स्टैगर्ड है। अभी मैं सिर्फ आपको स्टैगर्ड लिख रही हूँ, इसके अंदर फुली है क्या है वो भी बताती हूँ। अगर मैं इसके अंदर अगर मैं 60 डिग्री, इस वाले के अंदर 60 डिग्री रोटेशन करूँ तो क्या बनेगा, ये CH3 यहाँ चला जाएगा और ये CH3 इधर H
एच एच और यहाँ पर एक एच आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब ये क्या है, ये भी एक्लिप्स्ड फॉर्म है लेकिन फुली नहीं है। फुली कौन सी थी, ये वाली, ये एक्लिप्स्ड है। अब क्या है, ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स है। ये जो है ये बेसिकली पार्शियली है, पार्शियल, ठीक है। ये भी पार्शियली एक्लिप्स्ड है, ठीक है। अब पार्शियली का मतलब थोड़ा थोड़ा, और इसको हम गॉश फॉर्म भी बोल देते हैं, इस फॉर्म को, पार्शियली एक्लिप्स्ड को। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अगर मैं 60 डिग्री रोटेशन कर दूं तो आप ये देखोगे यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 था और ये HH। अब ये देखो, ये ऑपोजिट बिल्कुल आ गया, ये हमारे पास है जो फुली स्टैगर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। फुली स्टैगर्ड फॉर्म, और इसको हम एंटी फॉर्म भी बोल देते हैं, एंटी भी बोल देते हैं। जैसे ये गॉश थी, ये एंटी है हमारे पास। अब अगर मैं 60 डिग्री की रोटेशन करती हूँ तो आप क्या देखोगे, ये CH3 H और H तो था, अब यहाँ पर H आ जाए, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ H आ गया और यहाँ पर भी H आ गया। ये पर हमारे पास क्या है, एक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई है, लेकिन ये एक्लिप्स्ड नहीं है, ये हमारे पास पार्शियली एक्लिप्स्ड है। फुली वाली फर्स्ट वाली थी, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से हम 60 डिग्री की रोटेशन कर देते हैं। 60 डिग्री की जैसे आप रोटेशन करोगे तो हमारे पास यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये HH और यहाँ पर H। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म, इसको हम गॉश फॉर्म बोलते हैं। अब इसके अंदर फिर से आप 60 डिग्री की रोटेशन करोगे तो ये CH3 CH3 H H H H, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फुली एक्लिप्स जो फिर से स्टार्टिंग वाला आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से ये स्ट्रक्चर्स दिखाऊं, ठीक है, आप ये देखो, ए में अगर मैंने 60 डिग्री किया था तो ये बी बना था, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो, चाहे आप यहाँ पर अगर 60 कहते हो तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर हमने ए में, ए से हमने 120 डिग्री घुमाया तो ये मिला। तो आप ऐसे ऐसे भी देख सकते हो। तो अपने हिसाब से अगर 120 पे ऐसा हो गया, 120 के बाद अगर 180 करोगे ए को, ठीक है, ए स्ट्रक्चर को अगर आप 240 डिग्री पे करोगे, अगर ए ही स्ट्रक्चर को अगर आप 300 डिग्री पे करोगे तो आपको ये फुली स्टैगर्ड मिल जाएगा। और ए को अगर आप 360 डिग्री पे करोगे तो आपको ये मिल जाएगा स्ट्रक्चर। तो आप 60 और 360 के ऊपर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हमने एन ब्यूटेन भी कर लिया है, बट इसके अंदर क्या सीन होता है आपको पता होना चाहिए कि एंटी क्या था, फुली स्टैगर्ड फॉर्म थी, ठीक है, फुली स्टैगर्ड फॉर्म थी। और फिर गॉश क्या थी, ये हमारे पास पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म थी। उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड हमने फॉर्म देखी थी, और एक हमने फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म देखी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस करने वाली हूँ, बट आपने पहले क्या देखा था कि एक्लिप्स्ड जो फॉर्म्स होती हैं, चाहे इथेन का लो चाहे प्रोपेन का लो, जो स्टैगर्ड फॉर्म होती थी वो हमारे पास मोर स्टेबल होती थी, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। स्टैगर्ड जो होती थी मोस्ट स्टेबल होती थी। तो आप ये देखोगे कि ये तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्टेबल होंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा स्टेबल है। तो फुली वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर पार्शियल, फिर ऐसे ही पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर फुली इक्लिप्स्ड। तो ये हमारे पास इस जो ये है फुली इक्लिप्स्ड, ये हमारे पास इसलिए हम लिखते हैं लीस्ट स्टेबल, ठीक है। इस नॉर्मली लेस स्टेबल भी लिख सकते हैं। लीस्ट का मतलब जब बहुत ज़्यादा के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं तो लीस्ट ज़्यादा सबसे कम, तो मोर एनर्जी, ठीक है। और ये हमारे पास जो होगा इसको हम क्या कह सकते हैं, मोस्ट स्टेबल या फिर मोर स्टेबल एंड लीस्ट एनर्जी, गॉट इट। और क्या पता होना चाहिए आपको, डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस गॉश एंड एंटी का, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ पर ये अगर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का डेल्टा ई अगर आप देखोगे तो वो है 3.35 किलो जूल पर मोल। और अगर मैं इन दोनों के बीच का देखूं तो ये हमारे पास है 14.2 किलो जूल पर मोल। आप ये देख सकते हो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का ये स्टैगर्ड तो बहुत ही ज़्यादा इक्लिप्स से स्टेबल होते हैं।
अब अगर मैं फुली इक्लिप्स इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूँ तो ये है 18.4 किलो जूल पर मोल। तो ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ये यहाँ पर ये नहीं है, ऐसा मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, ये गलत हो गया। बेसिकली ये बिल्कुल ठीक था कि डेल्टा ई यहाँ पर 3.35 है, लेकिन जो पार्शियल एक्लिप्स इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस की बात करूँ तो ये हमारे पास है 14.2 किलो जूल पर मोल। और अगर मैं एंटी और एक्लिप्स्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये है 18.4 किलो जूल पर मोल। तो हमने बेसिकली एंटी से करना है, तो गॉश और एंटी के बीच में कितनी थी 3.35 किलो जूल पर मोल। और अगर डेल्टा ई एंटी और मैं पार्शियल इक्लिप्स्ड की बात करूं तो 14.2 किलो जूल पर मोल। और अगर डेल्टा ई एंटी और फुली एक्लिप्स्ड की अगर मैं बात करूं तो 18.4 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास था एनर्जी डिफरेंस। इसके बाद अगर मैं बात करूं साइक्लो एल्केन्स की कन्फॉर्मेशन, तो साइक्लो एल्केन की अगर मैं बात करूं ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ का एंगल होता है 60 डिग्री। अगर मैं बात करूं साइक्लोब्यूटेन की तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो ये एंगल होता है 107 डिग्री। तो ये सारे क्या है बॉन्ड एंगल। बट जो एक्चुअल हमारे पास एक्चुअल जो एंगल होता है, एक्चुअल एंगल जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये क्या है बेसिकली, अगर सिंपल वे में बताऊँ तो कार्बन सब जगह से सिंगल बॉन्ड से हो उसको हम sp3 अगर बोल देते हैं, ठीक है। तो sp3 जो होता है नॉर्मल एंगल 109 मतलब 109 डिग्री और 28 मिनट्स होता है। बट अगर ऊपर वाले केसेस की बात करें, यहाँ पर क्या है 60, यहाँ है 90, यहाँ है 107। डैट मीन्स इस एंगल से डेविएशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो डेविएशन हुई है। तो इस डेविएशन को क्या बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है, ये एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है। एंगल स्ट्रेन होता है जो इन केस ऑफ रिंग्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है। इस एंगल स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स स्ट्रेन। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 109 डिग्री 0.28 मिनट्स माइनस एंगल बाय 2, ठीक है। अब और एंगल जो स्ट्रेन होता है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी, जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन उतने ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। इसलिए अगर मैं बात करूं साइक्लोप्रोपेन की जिसके अंदर 60 डिग्री था, और अगर मैं साइक्लोब्यूटेन जिसके अंदर 90 डिग्री है, अगर मैं इसका एंगल स्ट्रेन निकालूँ तो 109 डिग्री 28 मिनट्स और माइनस एंगल 60 डिग्री और अपॉन 2। और अगर मैं इसका निकालूँ 109.28 मिनट्स माइनस 90 डिग्री अपॉन 2, तो आप ये देखोगे कि साइक्लोप्रोपेन जो है बेसिकली ये जो है हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव दैन साइक्लोब्यूटेन। तो इसकी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा आएगी और इसकी यहाँ पर कम आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थैंक यू।